राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में उसी वक्त से एक माहौल बन गया था। केसीआर के 10 साल की हुकूमत के खिलाफ अवाम में गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि राहुल गांधी जी लगातार तेलंगाना में वक्त दे रहे हैं और पूरे दावे के साथ ये कह रहे हैं कि हम तेलंगाना में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और आप 3 दिसंबर को देखिएगा कि तेलंगाना कांग्रेस की झोली में हो। इस बात से हर कोई मुत्तफिक होगा कि जो 4 स्टेट के इलेक्शन है, स्पेशली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, ये 2024 का सेमीफाइनल है। सिर्फ तेलंगाना का इलेक्शन नहीं, ये चारों स्टेट, स्पेशली मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, सारे सर्वे कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट हो रही है, सारे सर्वे कह रहे हैं। तेलंगाना एक बहुत अहम स्टेट है क्योंकि इसी स्टेट से सेकुलर फोर्सेस के वोटों के बंटवारे की एक साजिश भी की गई हो। थर्ड फ्रंट खड़ा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को फायदा पहुंचाने की सारी कोशिशों का आगाज यहां से करने की कोशिश की गई, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। थर्ड फ्रंट जैसा कुछ बन नहीं सका और आखिरकार केसीआर साहब को बैकफुट पे जाना पड़ा। केसीआर साहब और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता बहुत अच्छा है, ये पूरा देश जानता है और वक्त वक्त पर नरेंद्र मोदी जी इसे जाहिर भी करते रहते हैं। उन्होंने इसी तेलंगाना में स्टेटमेंट दिया कि केसीआर अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मेरे पास तक आए थे और केसीआर साहब इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एक तरह से। तो तेलंगाना बहुत अहम है 2024 के लिए भी। हम इसीलिए आवाम से कह रहे हैं कि हमें दीजिए तेलंगाना, क्योंकि हम 24 में आपको दिल्ली देंगे। सिर्फ कांग्रेस नहीं मानती, मुल्क का एक एक जागरूक जो वोटर है, जो शहरी है, वो मानता है कि मजलिस उस साजिश का बड़ा हिस्सा है। आप देख लीजिए कि वो राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते, लेकिन वो राजस्थान में जाकर के वो रफीक खान के खिलाफ, वो अमीन कागजी के खिलाफ, वो शाले मोहम्मद के खिलाफ, वो जाहिदा खान के खिलाफ, वो सबके खिलाफ जाकर के वहां कैंडिडेट देंगे। वो सीमांचल में जाकर के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ कैंडिडेट देंगे। वो आप सोचिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस क्रूशल टाइम में, जब तेलंगाना में केसीआर साहब के लिए नफसी नफसी का आलम है, तो उनके लिए गोशा महल में जाकर प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जयपुर लैंड कर रहे हैं और जयपुर में जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। 1,500 की आवाम को जो है वो उनसे खिताब कर रहे हैं। तो ये साजिश नहीं है तो और क्या है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में। हम इस चीज को देख रहे हैं मुसलसल। उत्तर प्रदेश के तमाम असेंबली ऐसी हैं जो पिछले इलेक्शंस गुजरे। आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस बयान का काउंटर करते हैं और फिर तीसरे पार्ट में योगी आदित्यनाथ साहब क्या कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। ये सब एक नूरा कुश्ती जैसा नहीं है, ये सब एक प्लान नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है। जब जब भाजपा किसी मुद्दे पर फंसी होती है, तब तब उस बात को घुमाने के लिए, ट्विस्ट देने के लिए असद साहब को देश का हर गोदी मीडिया, स्पेशली गोदी मीडिया लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके प्राइम टाइम में उनके लिए स्पेस है। किसी दूसरे सेकुलर जहनियत की बात करने वाले नेता के लिए किसी भी प्राइम टाइम में जगह नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर जगह है। जैसे इस बार तेलंगाना की आवाम समझदारी दिखा रही है, इस समझदारी की शुरुआत तो मुझे लगता है कर्नाटका से ही हुई है। कर्नाटका गए तो थे, इलेक्शन लड़ने गए थे, आप गए तो थे ना, आपको भी पता है कि गए थे। तो समझदार निकली वहां की आवाम, पॉलिटिकली बहुत साउंड है वो लोग। उन्होंने जेडीएस को, एमआईएम को, सबको किनारे करके, एसडीपीआई को, सबको किनारे करके उन्होंने एक सेकुलर हुकूमत चुनी। देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि मजलिस के कांग्रेस पे लगने वाले तमाम इल्जामात वो मौसमी होते हैं? जब इलेक्शंस आते हैं तो कुछ इल्जामात निकल के सामने आ जाते हैं, जब इलेक्शंस गुजर जाते हैं तो वो डब्बे में चले जाते हैं। भाई, मेरी पैदाइश 87 की है। जब शहादत हुई मस्जिद की तो बमुश्किल मैं 5 साल का रहा हूँगा। मुझे सियासत अब अगर मैं देखूं तो मैं तो एक बात माजी में जाके यही देखूंगा कि जब शहादत हुई उस वक्त इनके वालिद साहब कांग्रेस के साथ थे और मेरा ख्याल है कि वो इनसे तो ज्यादा ही समझदार पॉलिटिशियन रहे होंगे, क्योंकि इनके वालिद थे तो जाहिर सी बात है वो अपनी पूरी उम्र कांग्रेस के साथ रहे, ये बाद में भी कांग्रेस के साथ रहे। आज जब तेलंगाना में मतलब बुनियाद हिल रही है बीआरएस की भी और एमआईएम की भी, तो सिर्फ एक इल्जाम मिल रहा है उनको। कभी वो कहते हैं राहुल गांधी से कि आइए हैदराबाद से इलेक्शन लड़ लीजिए, कभी फिर बाबरी मस्जिद पुकारने लग जाते हैं। अगर मस्जिद की शहादतों से इतना मोहब्बत है, दर्द है उसका,
तो तेलंगाना में होने वाली मस्जिदों की शहादत पर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे तो कभी तकरीर करते हुए नजर नहीं आए। कितनी मस्जिदें टूटी और तोड़ने वाले कौन हैं? सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के जानमाज और वहां मौजूद कुरान पाक कहाँ चले गए पता भी नहीं चला, और कभी एक सवाल नहीं उठाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जब आप अल्लाह रसूल के नाम की सियासत करें तो फिर उसमें थोड़ी ईमानदारी भी रखें, फिर उसके लिए जो आपका तराजू हो वो एक जैसा हो, वरना फिर वो सीधे सीधे लगता है कि आप उस नाम पे भी सियासत ही कर रहे हैं। दरअसल देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस तेलंगाना में अपने दम पर क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमें खुदा ने चाहा तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाजपा या आरएसएस को खुले या ढके तौर पर फायदा पहुंचाने वाली किसी भी पार्टी से हम कभी भी कोई मदद नहीं। देखिए, दरअसल राहुल गांधी पे इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, वो सिर्फ तकरीरें करते हैं। राहुल गांधी इस मुल्क में असल में नफरत कम करने के लिए जो काम होना चाहिए वो कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो 4 किलोमीटर, इस बीच मैंने सुना है कि नामपल्ली में कुछ किलोमीटर वो चल रहे हैं, वरना तो वो कहीं नहीं चलते। राहुल गांधी चल रहे हैं। मैं राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चला। अकलियतों की बात करते हैं, इस मुल्क में नफरतों का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? अकलियत है। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम नफरत कम करने के लिए पूरे मुल्क में चल रहे हैं, और नफरत कम हुई भी, इसमें कोई दो राय नहीं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, तो उसका असल फायदा किसको हो रहा है? उसी तबके को हो रहा है ना जिसके कंधे पर आप बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। उनका यह कहना कि राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं लेकिन नूह और मेवात नहीं जाते। मैं इमरान प्रतापगढ़ी इस बात की गवाही देता हूं कि नूह और मेवात के मुद्दे पे 10वीं बार मेरी राहुल जी से बात हुई। हमने पूरा डेलीगेशन भेजा वहां पर। राहुल गांधी जी, हम सबकी प्लानिंग थी कि हम 15 अगस्त को जो है कोशिश करें कि हम उधर से गुजरें। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के वहां से गुजरे थे। भारतीय जनता पार्टी जो दंगा जिस तरह से उसका सियासी रंग देना चाहती थी, उसमें वहां अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो वहां जाट भाइयों का योगदान बहुत बड़ा है। हमारे वहां के जाटों के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा मेरे साथ पार्लियामेंट में है, उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। राहुल जी के कहने पर उस समाज को उस दंगे से दूर रखने की जितनी कोशिशें हो सकती थी हम सब ने की, और हम बहुत हद तक उसमें कामयाब रहे। ये सियासत चाहती है आप हर चीज को आकर के या तो सोशल मीडिया पे बोल दीजिए या मीडिया पे बोल दीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पब्लिकली नहीं बोलते, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, उससे समाज टूटता है। हमने तमाम बहुत अच्छी कोशिशें की। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट एक आदमी के साथ खड़े रहे, परिवार के साथ खड़े रहे। हमारे स्टेट के सारे लीडर्स वहां साथ खड़े रहे। जेल में जो हमारा एमएलए बंद था, जिसको जबरन बंद किया गया, मोहम्मद खान, उससे मिलने के लिए हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट पूरा डेलीगेशन जाता है। मैं खुद उस परिवार के कांटेक्ट में हूं। वहां जो लोगों के घर टूटे हैं उनके कांटेक्ट में हूं। हम उन्हें कानूनी मदद मुहैया करा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि ये आग और ना भड़के, क्योंकि भाजपा की साजिश थी ये। कई जगहों पे आप ये काम जाकर भी करते हैं और कई जगहों पे आपके ना जाने पर भी एक सियासी तौर पर आग ठंडी होती है। तो हमने हर वो कोशिश की, राहुल जी ने हर वो कोशिश की कि नूह और मेवात की आग बुझ सके। हम उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे। तो अब उसको सियासी महफिलों में, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तो कहीं नहीं गए ना आप मणिपुर गए, ना आप कश्मीर गए, ना आप मेवात गए, ना आप नूह गए। आप कहां गए? ना आप पहलू खान के घर गए, ना आप नजीब के घर गए, ना आप कहां गए? आप मुझे बताइए ना, आप कहां गए? आप तो एक बार अखलाक के घर गए थे क्योंकि आपको यूपी से इलेक्शन लड़ना था। तबरेज अंसारी के आप घर नहीं गए, बल्कि बुला करके आप रांची में मिले क्योंकि आप एक पब्लिक मीटिंग करने गए थे। मैं तो तबरेज अंसारी के घर 2 बार गया। मैं तो मिनहाज अंसारी के घर गया, मैं तो अलीम के घर गया, मैं तो रकबर के घर गया, मैं तो मोहम्मद उमर के घर गया, मैं तो जुनैद के घर गया, मैं तो नजीब की अम्मी की कितनी तस्वीरें आपको मेरे साथ दिख जाएंगी। तो दरअसल आप जमीन पर कहां खड़े हैं? वो सिर्फ सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे यही कि आप क्यों नहीं जाते? आप दिल्ली में मौजूद रहते हैं और शाहीन बाग एक दिन भी क्यों नहीं जाते?
आप लखनऊ एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन उसी शहर में गोलियों से मरने वाले बच्चों से मिलने क्यों नहीं जाते? बिजनौर में एनआरसी के दौरान मारे गए अनस और सुलेमान के परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जाती है, आप क्यों नहीं जाते? आप अकलियतों की नुमाइंदगी और उनकी सियासत का दावा करते हैं ना, आप क्यों नहीं जाते? आप बताइए कि आपने कितने लिंचिंग के शिकार परिवारों की कानूनी मदद की है। आप मुझे बताइए कि उनकी कितनी आपने आर्थिक मदद की है। आप बताइए कि आपने कितनी ऐसी माओं को अपने सीने से लगाया है। बहुत सारे सवाल है। आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए हैदराबाद से चुनाव लड़े। आप जाइए वायनाड से लड़ लीजिए, आप जाइए अमेठी से लड़ लीजिए, आप भी तो कहीं बाहर निकलिए ना। आप अपने घर में बैठ करके रोज चुनौती पे चुनौती देते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। नहीं, वो जिस लहजे में बात करेंगे जवाब भी उसी लहजे में मिलेगा ना। उन्होंने एक चैलेंज दिया, हम भी उनसे कह रहे हैं कि वायनाड चले जाइए, अमेठी चले जाइए। नहीं, हम सीरियस इन द सेंस, उनसे आजकल पूछिए कि वो कांग्रेस को कितना सीरियस ले रहे हैं। मुझे लगता है उनसे आपको सवाल पूछना चाहिए। एक ही विधानसभा में नामपल्ली में सुबह से शाम तक के उनके पैदल दौरे देखिए और उसके बाद उनसे पूछिए कि आजकल वो कितना सीरियस ले रहे हैं। वो वही तो है ना जिन्होंने दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन में कहा था कि कांग्रेस म्यूजियम में रखने की चीज। कितने दिन पहले का बयान है ये? महज कुछ महीने पहले। ठीक है, नरेंद्र मोदी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते थे कि कांग्रेस म्यूजियम में रखने की चीज है। ये सारे बयान कुछ महीने पहले के। आज उसी तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी है ना, तो आपने तो कहा था कि कांग्रेस म्यूजियम में रखने की चीज है। तो बताइए कौन से म्यूजियम में रखा जाए उसे। ये घबराहट मजलिस को है कि मुसलमान बंटा हुआ है। अभी तक तो सारे मुसलमानों की ठेकेदारी का दावा कर रहे थे, आज इस पर आ गए ना कि मुसलमान बंटा हुआ है। बंटा हुआ है तो किस में बंटा हुआ है? कांग्रेस में और बीआरएस में और मजलिस में। इसका मतलब एक ठीक ठाक तादाद में मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़ चुका है, जबकि अभी इलेक्शन में तकरीबन दिन बाकी हैं। तो इसका मतलब मजलिस ने ये मान लिया है, बीआरएस ने ये मान लिया है। आज केटीआर और केसीआर साहब मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों के बाहर चौखट पे खड़े हैं ना, इससे पहले तो नहीं नजर आते थे। आप मुझे बताएं कि मुसलमान अगर आज आपकी यानी कि बीआरएस की और मजलिस की के दायरे से बाहर निकल रहा है तो उसके मन में तमाम सवाल है ना। वो सवाल पूछ रहा है कि आलेर एनकाउंटर पे ना तो बीआरएस बोलती है ना तो मजलिस बोलती है। क्यों नहीं बोलती आलेर एनकाउंटर पे? मेरा सवाल है असद साहब से, क्यों नहीं बोलते आप? वजह क्या है? आपकी चुप्पी की वजह क्या है? कौन आपको चुप कराता है? क्या वो हैदराबाद के बच्चे नहीं थे? अगर थे तो आप चुप क्यों? आप क्यों नहीं सवाल पूछते 12% रिजर्वेशन पर केसीआर साहब से? जिन हाथों से आप खजूर खिलाते हैं उनको, आप उसी हाथ से अपने कलम से एक चिट्ठी उनको लिखिए ना, उनसे पूछिए ना कि 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ। आप उनसे पूछिए ना कि वक्फ बोर्ड की जो लूटी गई जमीनें हैं उसको लेकर के बीआरएस हुकूमत क्या कर रही है। बीआरएस हुकूमत ने तो वो कागजात तक सील कर रखे हैं जो वक्फ बोर्ड के हैं, उस पर कोई सवाल है नहीं है। मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। आप बताएंगे एक टीआरएस का नेता खड़ा होकर के बीआरएस का नेता कहेगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई इंसाफ पसंद नेता हुआ है तो केसीआर हुए हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पे ताली बजाएंगे या चुप रह जाएंगे? केटीआर कहेंगे कि हम अल्लाह से लड़ लेंगे और अल्लाह रसूल की बात करने वाले लोग जो है खामोशी के साथ इस तरह की बात सुनेंगे, उस पर कोई पलट के जवाब नहीं देंगे। तो ऐसी सियासत तो नहीं चलेगी पार्टनर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैं तो हैदराबाद की आवाम से कह रहा हूं कि इस इलेक्शन में सवाल पूछिए कि ओल्ड हैदराबाद सांस क्यों नहीं ले पाता। ओल्ड हैदराबाद ट्रैफिक से जिस तरह जूझ रहा है, मैंने हिंदुस्तान के किसी भी शहर का इतना बुरा ट्रैफिक नहीं देखा है। क्या ओल्ड हैदराबाद के लोगों को खुली हवा में चलने का हक नहीं है? क्या ओल्ड हैदराबाद के लोगों को मेट्रो में चलने का हक नहीं है? अब तक क्यों मेट्रो नहीं आ पाई? पार्लियामेंट में आप दुनिया भर के सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर के ओल्ड हैदराबाद के डेवलपमेंट के बारे में कोई सवाल पूछा? नहीं पूछा। आपने मेट्रो कब आएगी इसके लिए कोई सवाल पूछा? नहीं पूछा। आपने ओल्ड हैदराबाद में गुर्बत का आलम आप देख रहे हैं। जो अमीर हैं उनके बंगले बनते जा रहे हैं। वो पता चल रहा है कि ओल्ड हैदराबाद से निकल के शास्त्रीपुरम और बंजारा हिल में उन्होंने हजारों सैकड़ों करोड़ के बंगले बना लिए। गरीब आदमी बेचारा, जब यहां बाढ़ आ रही है तो कितने लोग मर गए। जब एक दिन सही से पानी बरसा तो ओल्ड हैदराबाद में ही तो लोग मरे थे। कितने लोग मारे गए थे। ड्रेनेज सिस्टम का आलम यह है कि एक दिन सही से बारिश हो जाए तो पानी नहीं निकल सकता। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जो दीवारें हैं, कभी उनसे जाकर के मुलाकात करिए असद साहब, उनसे पूछिए कि ये ढह क्यों जा रही हैं। ये हमारी विरासत है, निजाम सरकार की बनाई हुई यूनिवर्सिटी, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, क्या उसको सहेजने के लिए बीआरएस सरकार के पास फंड नहीं है? नई नई मूर्तियां बनवाने के लिए फंड है, हेरिटेज संभालने के लिए फंड नहीं है।
मेरे सवाल नहीं है, सवाल का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भाजपा, बीआरएस, ओवैसी साहब सब एक जैसे हैं। हमारे सवाल उन तमाम लोगों से है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी से को झूठ के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो वो केसीआर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को लफाजी के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो ओवैसी साहब दे सकते हैं। तो लगभग एक जैसे हैं। तकरीरें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हम चाहते हैं कि आप गिनाइए ना कि क्या किया आपने। इस कौम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, कयादत कयादत कयादत। वो कयादत गोशा महल में क्यों नहीं खड़ी होती? गोशा महल में जब आपसे सवाल होगा, आपका अपना एक एक्स कॉर्पोरेटर जब पार्टी छोड़ देगा ये सवाल करते हुए कि मैं टिकट मांग रहा था, मुझे लड़ना था, आपने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, तब आप स्ट्रेटेजी बताएंगे, एक वीडियो जारी करेंगे, आप अपने जलसों में सफाई देंगे कि ये तो हिकमत अमली थी। जब वही हिकमत अमली उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, तब वहां जाकर के आप बताएंगे कि ये तो सियासी, ये तो गुलाम है, ये तो दरी बिछाने वाले लोग हैं। आप हैदराबाद की आवाम से दरी नहीं बिछवा रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? दारुस्सलाम में दरी बिछाने वाले कौन है? वो भी तो बेचारे मुसलमान ही है ना। उनको क्या हासिल हुआ? और मैं तो एक बहुत बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, कम से कम मैंने तमाम उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, वहां पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को देखा है कि उनसे कोई मिलने आता है तो उसके लिए कुर्सी है, उसके लिए सोफा है। मैंने दारुस्सलाम में सिर्फ एमएलए और एमपी के लिए ही कुर्सी देखी है, विजिटर्स के लिए कुर्सी नहीं है क्या? उनको वहां बैठने का हक नहीं है? दारुस्सलाम में वो बैठ भी नहीं सकते, आए खड़े खड़े अपनी बात रखें और बिल्कुल भीड़ की तरह बाहर चले जाएं। वहां उनके लिए कुर्सी तक नहीं है। आप अपनी उस आवाम को इतनी इज्जत तक नहीं देना चाहते और बाहर जाकर के आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मुझे दारुस्सलाम में मैंने आज तक जितने भी वीडियो या फोटोज देखे होंगे, किसी भी विजिटर के लिए, वो चाहे कोई भी हो, उसके बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं। लोग खड़े खड़े अपनी दुश्वारियां बताते हैं। ये भी तो अपने आप में एक दुश्वारी है कि आप उनको बैठने तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आप एक बार कांग्रेस की सरकार बन जाने दीजिए, बहुत सारी चीजों में तब्दीली आ जाएगी, बहुत सारी चीजों में तब्दीली आएगी। वक्फ बोर्ड की लूटी गई जमीनों के हिसाब देने पड़ेंगे लोगों को। इंडिया अलायंस से नरेंद्र मोदी जी बहुत परेशान है। यही वजह है कि पहले दिन से उन्होंने घमंडिया और इंडियन मुजाहिदीन, अर्बन नक्सल जैसे लफ्ज जो है गढ़ने शुरू कर दिए थे इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि वो परेशान है। परेशान क्यों है? सबसे पहला, वो जिस नेशनलिज्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, वो मुद्दा इस नाम की वजह से उनसे छिन गया। जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है ना, वो मुद्दा उनसे छिन गया। पहली परेशानी ये है उनकी। दूसरी परेशानी यह है कि भाजपा को जितना बड़ा दिखाया जाता है, दरअसल भाजपा उतनी बड़ी है नहीं। अगर मैं गिनाने पे आऊं तो आप साउथ से चलिए तो बताइए भाजपा के पास कौन सा स्टेट बचा है? कोई स्टेट नहीं बचा है। बाकी आप नॉर्थ इंडिया चलिए तो बंगाल में उनकी सरकार नहीं है, झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं है, बिहार में उनकी सरकार नहीं है, राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है, दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है। आप सारे स्टेट देख डालिए ना, आंध्रा में उनकी सरकार नहीं, तेलंगाना में उनकी सरकार नहीं, केरल में उनकी सरकार नहीं, तमिलनाडु में उनकी सरकार नहीं, महाराष्ट्र में है तो लूटी हुई सरकार है, मध्य प्रदेश में थी ही, मैं उसको मानूंगा, 3 को थी ही हो जाएगी वो, तो वो भी लूटी हुई सरकार थी। मैंडेट कहां है बीजेपी के पास? लेकिन बीजेपी को मीडिया के जरिए बड़ा बताया जाता है ताकि आवाम के जहन में हो कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। नहीं, बिल्कुल बड़ी पार्टी नहीं। आने वाले 2024 में भाजपा जानती है कि अगर ये इंडिया अलायंस जो बना है, अगर ये सही से इंप्लीमेंट हो गया तो कोई भी ताकत भाजपा को वापस सत्ता में नहीं ला सकती। इंडिया अलायंस 28 पार्टियों का है, एनडीए अलायंस 38 पार्टियों का है, 38 पार्टियां हैं। तो वो जो शेर अकेला चलता है वाला नारा है ना, वो पहली बात तो वो नारा झूठा है, इसलिए भाजपा परेशान है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, स्टेट इलेक्शन था मध्य प्रदेश में, समाजवादी इलेक्शन लड़ने गई थी, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा। मुल्क में जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, आने वाले दिनों में उनके पास लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको इंडिया अलायंस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे खुशी में चाहे मजबूरी में।